द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये मैप सीक्वेंस है जिसमें हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रैक फंक्शन पढ़ेंगे। नाउ मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रैक। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ मूव करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं वो है ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज, देन ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड लास्ट पार्ट इज वल्वा। लोकेशन ऑफ द ट्रैक, ये ट्रैक जो है वो रेट्रोपेरिटोनियली डेवलप करता है, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम। और अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बॉडी के सबसे डॉर्सली लाई करता है, और उसके फ़ौरन नीचे जो हमें ट्रैक मिलेगा वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक लाइज वेंट्रली टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इन दोनों के बीच में एक पाउच होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टोजेनिटल पाउच। देयर इज़ अ प्रोसेस और मेथड आप कह लें जिसको हम कहते हैं रेक्टल पैल्पेशन। ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये लाई इस तरह करते हैं, इनकी लोकेशन इस तरह से है कि हम अपना हैंड अगर इंसर्ट करें रेक्टम के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो हम नीचे पड़े हुए ट्रैक के ऑर्गन्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। और डिफरेंट रीज़न की वजह से हम ये रेक्टल पैल्पेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अगर हमने डायग्नोज करना हो ओवेरियन स्टेटस एक फ़ीमेल का, या फिर प्रेगनेंसी डिटर्मिन करनी हो, या हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी हो, या हमने कोई एम्ब्रियोज या फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ ट्रैक की देखनी हो, फील करनी हो, तो हम इस प्रोसीजर के थ्रू पैल्पेट करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। डिटेल क्या है रेक्टल पैल्पेशन की, जब हम ये आगे जाके रेक्टल पैल्पेशन के ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। फॉर नाउ लोकेशन के हिसाब से बात यही है कि जैसे काऊ है या मेयर है या कैमल है, इन एनिमल में हम रेक्टल पैल्पेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैक है फ़ौरन नीचे पड़ा हुआ होता है रेक्टम के, तो रेक्टम के अंदर हैंड इंसर्ट करके हम ट्रैक के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं। ट्यूबुलर लीमन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब अगर हम ओवरीज की बात ना करें तो पूरा का पूरा जो बाकी पोर्शन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वो क्या है, वो एक ट्यूब की शक्ल में है। उस ट्यूब की कुछ लेयर्स हैं। आउटर इज सिरोजा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड द इनर मोस्ट इज म्यूकोजा। ये चारों लेयर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो ट्यूब है वो बनाते हैं, और इस ट्यूब के अंदर ल्यूमन होता है, यानी जो हॉलो स्पेस है। अगर हम एक एक करके इन लेयर्स को देखें तो सिरोजा इज अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स, देन मस्कुलरिस जो है डबल लेयर ऑफ स्मूथ मसल है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर जो है वो सर्कुलर है। ये इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्यूबुलर कंपोनेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि इस कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो के ल्यूमन के अंदर होते हैं, या फिर जो गैमीट्स हैं ल्यूमन के अंदर, क्यों ओवरी से ऊसाइड आएगा और मेल जो है कॉपुलेशन के बाद सीमन इंसर्ट करता है इस ट्रैक के अंदर, तो उन सब की ट्रांसपोर्ट इन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू आगे पीछे होगी। और इसी तरह एम्ब्रियोज फर्टिलाइजेशन के बाद जब बनते हैं तो उस एम्ब्रियोज की मूवमेंट भी ये कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, वो ये है कि जब पार्चुरेशन होती है तो उसका जो फीटस एक्सपेल होता है, और उसके बाद जो फीटल मेम्ब्रेन्स प्लेसेंटा एक्सपेल होगा, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मस्कुलर लेयर, दिस मस्कुलरिस। देन कम्स सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा इज अ स्पोर्टिंग टिश्यू, और ये बात आप बेशक एज थंब रूल के तौर पे याद रख लें कि बॉडी में जहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू आएगा वो हमेशा ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक्स को ही हाउस कर रहा होगा। देन म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ये एपिथेलियम से बनी होती है, और ये सिक्रेटरी लेयर है। पूरे के पूरे ट्रैक के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबकी एपिथेलियम डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनके फंक्शन डिफरेंट हैं। डिटेल में हम एक एक करके अभी आगे अपना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर में कौन सी एपिथेलियम है, उसका क्या फंक्शन है। बट एज एन एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ दो पोर्शंस के एपिथेलियम मेंशन है और उनके फंक्शंस मेंशन है, उनको देखते हैं। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट में सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। इसका फंक्शन क्या है कि एक तो ये प्रोड्यूस करेगी फ्लूइड्स को,
और दूसरा इसके अंदर जो सीलिएटेड सेल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो अपने सीलिया से इन मटेरियल्स को, इस फ्लूइड को आगे मूव करती है। लेकिन अगर आप पोस्टीरियर वजाइना को देखें तो वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन ये है कि जब कॉपुलेशन होती है तो अमूमन ये होता है कि मेल्स बहुत अग्रेसिवली कॉपुलेट करते हैं फीमेल्स के साथ और वो रप्चर या इंजर कर देते हैं वजाइना को। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन है कि वो पोस्टीरियर वजाइना को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन फ्रॉम एनी इंजरी। देन लिगामेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नंबर वन इज ब्रॉड लिगामेंट। हमें पता है पीछे कि हमने पढ़ा है कि जो ट्रैक है फीमेल का वो रेट्रोपेरिटोनियली डेवलप होता है और पेरिटोनियम की जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करती है कि वो इस ट्रैक को सराउंड करती है। ये डबल लेयर होती है और इसी से हमारे पास ये ब्रॉड लिगामेंट बनता है, यानी कि ये डबल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीट है, ब्रॉड, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट। ये हाउस या सपोर्ट करता है, आपके सपोर्ट करेगा ये ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड इंटीरियर वजाइना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को ये सपोर्ट करता है और इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई, लिम्फेटिक्स और नर्व्स वगैरह आपको मिलेंगे। अब ब्रॉड लिगामेंट फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट इज मीजोवेरियन। एज नेम इंडिकेट्स ये वो पोर्शन है, ये सबसे इंटीरियर पोर्शन है और ये सपोर्ट करता है ओवरीज को। इस पोर्शन के अंदर आपको हर वो ब्लड वेजल या लिम्फेटिक वेजल या नर्व मिलेगी जो कि ओवरी की तरफ जा रही होगी और ये मीजोवेरियन एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइलस। ये आगे डायग्राम आएगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि हाइलस क्या स्ट्रक्चर है। द सेकेंड पार्ट इज मीजोसाल्पिंग। साल्पिंग एक और नाम है ओविडक्ट का, तो एज नेम इंडिकेट्स मीजोसाल्पिंग सराउंड एंड सपोर्ट्स ओविडक्ट और ये स्मूथ और ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है और ये ओवरी को कवर करती है। इसका फंक्शन क्या है? सराउंड करती है ये ओवरी को और ओरिएंट करती है इनफंडिबुलम यानी ओविडक्ट। बात यह है कि हमें पता है कि ओवरी के अंदर से गैमीट प्रोड्यूस होगा। वो गैमीट जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आगे इनफंडिबुलम यानी ओविडक्ट के अंदर जाए, ठीक है। तो अब वो ओविडक्ट के अंदर तभी जा सकता है जब इनफंडिबुलम यानी ओविडक्ट इस तरह से ओवरी के आगे प्रेजेंट हो कि जैसे ही वो उस साइड निकले तो वो डायरेक्टली ओविडक्ट के अंदर चला जाए। तो उस प्रॉपर पोजीशन पर इनफंडिबुलम को जो चीज़ ओरिएंट करती है, रखती है, वो है मीजोसाल्पिंग्स। बिचेस में मीजोसाल्पिंग्स जो है वो ओवरी को कम्प्लीटली कवर करता है और इसीलिए आप डायरेक्टली ओवरीज को बिचेस में व्यू नहीं कर सकते। देन कम्स मीजोमेट्रियम, दैट इज द लास्ट पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट, दैट इज मोस्ट कॉपियस पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये सपोर्ट करेगी यूट्राइन हॉर्न और यूट्राइन बॉडी। द नेक्स्ट लिगामेंट इज ड्यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। इसको हम प्रॉपर लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। एज नेम इंडिकेट्स ये वो लिगामेंट है जो ओवरीज को यूट्रस के साथ अटैच करेगा। देन कम्स ओवरीज। सबसे पहले आते हैं फंक्शन ऑफ ओवरीज। फंक्शन यही है कि वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। देन मेजर हार्मोन्स हैं, कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज। उसके अलावा ओवरीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। स्ट्रक्चर क्या है ये आगे जाके हम देखते हैं अभी, लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ सेकेंडरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, इनहिबिन एंड एक्टिनिन। ये सारे हार्मोन जो हैं ये ओवरीज प्रोड्यूस करेगी। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें ओवरी के स्टार्ट में एक लेबलिंग आपको नज़र आ रही है हाइलस, ये वही हाइलस है जो हमने पीछे भी पढ़ा है मीजो ओवेरियन बनाती है, ठीक है। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी एक ओवॉइड डेंस स्ट्रक्चर है और इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। आउटर वन इज जर्मिनल एपिथेलियम, देन ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट इज ओवेरियन मेड्यूला। एक एक करके हम इन लेयर्स को देखते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम तो एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर इसके नीचे आती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है ओवरी की। उसके बाद हमारे पास आता है ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स में आप ये बात याद रख लें, आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक oocytes और दूसरे कॉर्पस। अब oocytes भी डिफरेंट तरह के होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी के हिसाब से, और कॉर्पस भी 3 तरह के हैं, तीनों तरह के आपको मिलेंगे।
इनकी डिटेल अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बात बस यही याद रखें कि ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर आपको oocytes मिलेंगे, यानी कि आपको फॉलिकल्स मिलेंगे, आप ये कह लें। जो oocyte है वो फॉलिकल ने उसको, यानी एक सेल्स की लेयर्स होती हैं जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, उससे सराउंड किया हुआ होता है। तो आपको oocyte या फॉलिकल्स कह लें, और कॉर्पस आपको ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे। फिर आते हैं ओवेरियन मेड्यूला। ओवेरियन मेड्यूला सेंट्रल पार्ट है ओवरी का, वो कनेक्टिव टिश्यू है, एंड अगेन बिकॉज इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू तो उसके अंदर वैस्कुलेचर, नर्व्स और लिम्फेटिक्स होंगे। जो है अरेंजमेंट नॉर्मली सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर है, लेकिन अगर हम मेयर की बात करें तो मेयर इज़ एन एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन 3 हैं। नंबर 1 एक्सेप्शन इज़ कि इसके अंदर आउटर मेड्यूला है, इनर कॉर्टेक्स। नंबर 2, मेयर क्या, अगर हम डोमेस्टिक स्पीशीज़ को देखें तो वहाँ पर क्या है कि उनकी ओवरी में कहीं पर भी ओवुलेशन हो सकती है, लेकिन मेयर में ओवुलेशन सिर्फ एक खास स्पेसिफिक जगह पे होती है जिसको हम कहते हैं ओवुलेटरी फोसा। तो दूसरी एक्सेप्शन होगी। तीसरी एक्सेप्शन ये है कि मेयर्स में आप फॉलिकल्स को पैल्पेट कर सकते हो, फॉलिकल्स क्योंकि ओवरी के ऊपर आएंगे, लेकिन आप कभी भी कॉर्पस ल्यूटियम को पैल्पेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओवुलेटरी फोसा में ओवुलेशन होगी और उसी एक जगह पे ओवुलेशन होनी है, और वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोट्यूड आउट नहीं करता सरफेस पे। तो आप कभी भी मेयर में रेक्टल पैल्पेशन करके कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं पैल्पेट कर सकते, आप उसको नहीं फील कर सकते। ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेयर की अगर डायग्राम देखें तो आपको OF यानी ओवुलेटरी फोसा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई कॉर्पस, चाहे वो ल्यूटियम हो, हेमरेजिकम हो या कैंशिया हो, इन तीनों कॉर्पस की टाइप में से कोई भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सो या ईव में देखें तो आपको कॉर्पस अल्बिकेंशिया और कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह नज़र आ रहे हैं। देन प्राइमरी ओवेरियन स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले एक प्रोसेस है फॉलिकुलर जेनेसिस, इसको देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच immature follicles develop into more advanced follicles and become candidate for ovulation। यानी वो प्रोसेस जिनमें जो जितने भी फॉलिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं ओवरी के अंदर, वो एडवांस स्टेजेस में जाते जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस। अब ओवरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फॉलिकल्स डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज पे है मैच्योरिटी की और डेवलपमेंट की। वो स्टेजेस क्या हैं? वो स्टेजेस ये हैं कि सबसे पहले आता है प्राइमोडियल फॉलिकल, वो ग्रो करेगा प्राइमरी फॉलिकल में, देन सेकेंडरी, देन एंट्रल, देन ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होता है ओवुलेशन के बाद कॉर्पस हेमरेजिकम में, वही स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन द लास्ट स्ट्रक्चर इज कॉर्पस अल्बिकेंशिया। अब एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमोडियल फॉलिकल, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मोस्ट इमेच्योर एंड मोस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द ओवरी। ये oocyte इसके अंदर होता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल में जो oocyte है वो सराउंड हुआ हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल, यानी एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल जब सराउंड करेगी oocyte को तो हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल। देन कम्स प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल प्राइमोडियल फॉलिकल की एडवांस स्टेज है, और इसमें oocyte को सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम सराउंड करती है। फीमेल्स जो हैं वो लाइफ टाइम सप्लाई उनकी होती है प्राइमोडियल और प्राइमरी फॉलिकल्स। इसका मतलब ये है कि फीमेल्स के अंदर ये सेल्स फर्दर डिवीजन में नहीं जाएंगे, यानी कि एक फीमेल के अंदर लेट्स सपोज 200 अगर प्राइमरी फॉलिकल्स है तो वो 200 टाइम्स जो है हीट पे आएगी, 200 टाइम्स ही उसके साइकिल्स होंगी और वो ओवुलेट करेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स सारे ओवुलेट कर जाएंगे, सारे के सारे उनके अंदर से oocyte निकल जाएंगे, ठीक है, ओवुलेशन सारी हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी, और इस स्टेज को हम कहते हैं मीनोपॉज। यानी कि आफ्टर दैट द फीमेल loses its fertility, loses its ability to get pregnant. Why? Because she is born with a lifetime supply of primary and primordial follicles. इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है सेकेंडरी फॉलिकल। ये भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसमें यह है कि जो हमारे पास oocyte है उसको सबसे पहले एक थिक ट्रांसलूसेंट लेयर होती है जिसको हम जोना पैलिसूडा कहते हैं, वो सराउंड करेगी, और जोना पैलिसूडा के बाद इसको मल्टीपल लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स सराउंड करते हैं।
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन ये वो स्टेज होती है जब इसके अंदर अभी तक एंट्रम यानी कोई कैविटी नहीं डेवलप होती। जब हमारे पास एक फॉलिकल के अंदर कैविटी डेवलप करना शुरू कर जाती है तो उसको हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल को हम टर्शरी फॉलिकल भी कहते हैं, और यही फॉलिकल जब डोमिनेट कर जाता है तो उसको हम ग्राफियल फॉलिकल या फिर ओवुलेटरी फॉलिकल कहते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम, और इस एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। ग्राफियल फॉलिकल वो फॉलिकल है कि अगर आप एक फीमेल के अंदर से ओवरी एक्सट्रैक्ट करें या एक डेड फीमेल के अंदर से ओवरीज निकालें तो आप ग्राफियल फॉलिकल को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। ये ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज डिपेंड करता है स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट और रिग्रेशन और अपॉन स्क्विशेस। ये लेस देन 1 मिलीमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर्स तक का हो सकता है। जब ग्राफियल फॉलिकल प्रेजेंट होगा इसको हम ओवुलेटरी फॉलिकल कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ये रप्चर करके ओवुलेट कर सकता है। यानी कि ये स्ट्रक्चर वो है जिसके बाद ओवुलेशन होती है, यानी कि oocyte इस फॉलिकल के अंदर से निकल आएगा। अगर हम इसी एंट्रल फॉलिकल को डिटेल में देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसकी 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं। द फर्स्ट वन इज थीका एक्सटर्ना, देन थीका इंटरना, देन ग्रैनुलोसा सेल लेयर। थीका एक्सटर्ना जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कम्प्लीटली सराउंड करती है एक फॉलिकल को। उसके बाद थीका इंटरना है जो कि जिसके ऊपर LH रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो LH प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर वो आएगा, थीका इंटरना सेल्स के ऊपर बाइंड करेगा और इससे एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करवाएगा। इसी तरह जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है इसको हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा भी कहते हैं, और इसके ऊपर FSH रिसेप्टर्स हैं, यानी कि FSH जो प्रोड्यूस होगा वो इसके ऊपर आएगा और इससे फर्दर आगे एस्ट्रोजन, इनहिबिन और फॉलिकुलर फ्लूइड प्रोड्यूस करवाएगा। ओवरऑल ग्रैनुलोसा सेल लेयर जो है वो गवर्न करती है मैच्योरेशन ऑफ द oocytes को। FSH और LH का ये जो फंक्शन यहाँ पे बताया हुआ है ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा हमारे फर्दर चैप्टर्स में, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी ज़रूरी है कि थीका इंटरना सेल्स के ऊपर LH आके एक्ट करेगा और ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर FSH रिसेप्टर्स हैं तो FSH उसको गवर्न करेगा। अब थीका इंटरना सेल्स के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है इसको ग्रैनुलोसा सेल लेयर से। अब एक फीमेल के अंदर जब ग्राफियल फॉलिकल प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि फीमेल जो है अपनी हीट पे है। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब, क्योंकि फॉलिकल्स में सबसे डोमिनेंट स्टेज ही ये ग्राफियल फॉलिकल स्टेज है, यानी ओवुलेटरी फॉलिकल। अब इस वक्त फीमेल ने इस फीमेल के अंदर ये फॉलिकल रप्चर करेगा और इसके अंदर से oocyte निकलेगा, तो इस स्टेज को हम कहते हैं कि फीमेल हीट में है। यानी इस वक्त हम अपने एनिमल को कॉपुलेट करवा देंगे। कॉपुलेशन होगी जब तक ओवरी से oocyte आ जाएगा, इधर से सीमन आएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड एनिमल कैन बिकम प्रेग्नेंट। और इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रस, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ साइकिल, ईस्टर साइकिल की एक स्टेज थी ईस्ट्रस। अब यही फॉलिकल जब ग्राफियल फॉलिकल रप्चर करता है तो क्या होता है कि इसके अंदर से जो फ्लूइड है वो भी लॉस होगा। दूसरा, यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो भी रप्चर करती हैं। ब्लड वेजल्स जब रप्चर करेंगी तो यहाँ पर रेडिश सा टिश्यू हो जाएगा ये। तो इस फॉलिकल के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है और उसकी फोल्ड्स, जो फोल्डिंग्स हैं या जो फॉलिकल्स हैं वो उसकी फोल्ड्स सी बनने लग जाती हैं और रेडिश हेमरेजेस जो हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। यही कॉर्पस हेमरेजिकम कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में जब इसकी जो थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये दोनों टाइप्स के सेल एक सिंगल टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि है ल्यूटियल सेल, और ये येलोइश सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है फर्दर डीजनरेट होने लग जाता है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है ये एक वाइटिश सा स्ट्रक्चर, वाइटिश सा टिश्यू होता है ये, तो ये वाइटिश जो कनेक्टिव टिश्यू की क्वांटिटी इसके अंदर बढ़ने लग जाती है, इसको वाइटिश अपीयरेंस देती है। वाइटिश स्टार लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसी को हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकेंशिया।
और कॉर्पस एल्बिकेंशिया जैसे कि इस डायग्राम में भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन दी मोस्ट स्पीशीज। नेक्स्ट ये एक टेबल है और इसमें वही सारी स्टेजेस दोबारा से एक्सप्लेन है। सिर्फ यह है कि इन्होंने टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल को अलग लिखा है, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल की नेक्स्ट स्टेज जो है वो ग्राफिन फॉलिकल यानी डोमिनेटिंग स्टेज है। तो these are the same thing, same explanation. Next, shapes of the ovary. डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट शेप्स हैं ओवरीज की। अगर हम काउ और बिच में देखें तो आलमंड शेप है, मेयर में बीन शेप है, सो में ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह है और ईव में ओवल टू आलमंड शेप है। डायग्राम्स में भी आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट कम ओविडक्ट। ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। जो इन्फंडिबुलम है वो सबसे पहला पोर्शन है, इसको हम टर्मिनल एंड भी कहते हैं, ओवेरियन एंड भी कहते हैं और क्रेनियल एंड भी कहते हैं। ये फनल शेप की एक स्ट्रक्चर होती है और ये फनल जो है यानी आगे से जो ये इन्फंडिबुलम का स्ट्रक्चर है ये वेलवेटी सा होता है और प्रोजेक्शंस होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्राई। ये प्रोजेक्शन और ये सारा कुछ क्यों होता है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर? इसकी रीज़न ये है कि ओवरी से जब oocyte निकलेगा तो उस oocyte का को आना है ओविडक्ट के अंदर। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो oocyte निकल के ओविडक्ट के अंदर ही आए, इन्फंडिबुलम का स्ट्रक्चर ही ऐसे है, उसके फिम्ब्राई ऐसे हैं कि दे इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ये एक ऐसे ही आप मिसाल ले लें जैसे आप एक बॉल को कैच करने के लिए हाथ करते हैं, हाथ का कप सा बनाते हैं और आपके हाथ में बॉल आए वो कैच करें, इस तरह से ही इसका स्ट्रक्चर होता है फनल लाइक, यानी इट मैक्सिमाइजेस द चांसेस ऑफ oocyte कैप्चर। अब ये जो कैप्चर्ड oocyte होता है ये फर्स्ट पार्ट जो कि इन्फंडिबुलम है, उससे सेकंड पार्ट जो ओविडक्ट या एम्प्यूला, उसमें जाने के लिए एक ओपनिंग से जाता है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ओस्टियम, जो कि आपको डायग्राम में भी विजिबल है। ये तो हो गया इन्फंडिबुलम। देन कम्स एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है 1/2 या 1/2 से भी ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम मेजर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट का जो कवर करती है वो है एम्प्यूला। इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूकोजल फोल्ड्स हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम है इसकी। और एम्प्यूला के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस्तेमास, उसके साथ जिस जंक्शन के थ्रू ये ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। ये जंक्शन जो है सर्व करता है एज अ कंट्रोल पॉइंट अलाउइंग ओनली फर्टिलाइज्ड oocyte टू पास, यानी कि अगर oocyte सिर्फ फर्टिलाइज होगा तो वो पास करेगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो oocyte पास नहीं होगा। उस oocyte के साथ क्या होता है वो सारा कुछ हम डिटेल अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन से सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड oocytes पास होंगे। देन कम्स isthmus. Isthmus is the last part of the oviduct. It is smaller in diameter than ampulla. It connects directly to the uterus. There is a junction that is called uterotubal junction. ये वो जंक्शन है जो कि यूट्रस और इस्थमस के बीच में है। इस्थमस में यह है कि इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी एम्प्यूला से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं इस्थमस के अंदर, लेकिन इसकी म्यूकोजल फोल्ड्स कम होती हैं। हमने पीछे एम्प्यूला का पढ़ा था कि एम्प्यूला के अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स ज़्यादा हैं, लेकिन इस्थमस के अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स कम होंगी लेकिन उसका मस्कुलर वॉल ज़्यादा बड़ी होती है और इसके अंदर सीलिया नहीं होता इस्थमस के अंदर। देन कम्स द फंक्शंस ऑफ द ओविडक्ट। फंक्शंस ओविडक्ट के यही है कि इसकी मस्कुलरिस जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है oocyte और स्पर्मेटोजोआ को, और ये बात आप याद रखें कि oocyte और स्पर्मेटोजोआ की मूवमेंट है वो ऑपोजिट होगी। जो oocyte है वो ओवरी से निकल के नीचे की तरफ आएगा और जो स्पर्मेटोजोआ है वो बाहर, यानी कि मेल ने क्योंकि इंसेमिनेट किया है, कॉपुलेट किया है, तो वो नीचे वाले स्ट्रक्चर यानी कि वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, यानी नीचे से वो ऊपर आगे की तरफ आएगा, यानी दोनों oocyte और स्पर्म जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो एम्प्यूला में जाकर, एम्प्यूला इज अ फर्टिलाइजेशन साइट, वहाँ पर जाकर वो फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन ओविडक्ट का यह है कि इसकी म्यूकोजा जो है ये
फ्लूइड सिक्रीट करती है, यानी सिक्रीशन सिक्रीट करती है। इन सिक्रीशन के फंक्शन क्या है? एक तो यह है कि oocytes को, फ्री फ्लोटिंग oocytes को ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देगी। फिर ये स्पर्म्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं उनको भी सस्टेन रखती है। साथ साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट जो है इनिशियल डेज पे ओविडक्ट के अंदर रिजाइड करता है और उसके कुछ दिनों बाद वो यूट्रस में जाता है और वहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा सारा कुछ। तो जितने दिन वो जाइगोट ओविडक्ट के अंदर गुजारता है उसका जो सर्वाइवल है वो सारा का सारा म्यूकोजल सिक्रीशंस फ्रॉम द ओविडक्ट ही मेंटेन करती है। देन हमने ये पढ़ा है यूटेरो ट्यूबल जंक्शन का। ये जो यूटेरो ट्यूबल जंक्शन है ये रेगुलेट करती है एम्ब्रियो मूवमेंट को टू द यूट्रस। काउज में ये होता है कि जब एक फीमेल हीट में होगी, हीट यानी हमने जो पीछे ईस्ट्रस साइकिल पढ़ी थी उसमें जो जब वो ईस्ट्रस स्टेज में होगी और ईस्ट्रस स्टेज में आप ये बात आप याद रखें कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। एस्ट्रोजन उस वक्त ज़्यादा होगा तो ये जो जंक्शन है यूटीजे जंक्शन ये किंक बना देता है और ब्लॉक करता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूट्रस। लेकिन जब एनिमल लो एस्ट्राडायोल में होगा यानी कि एस्ट्राडायोल कम होगा और उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ना शुरू होती हैं, उन स्टेजेस में क्या होगा कि ये जंक्शन जो है स्ट्रेट हो जाता है और इससे क्या है कि एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्राइन ल्यूमन में आ सकता है फ्रॉम द ओविडक्ट। सो इन काउज दिस जंक्शन रेगुलेट्स द एम्ब्रियो मूवमेंट टू द यूट्रस। स्वाइन की अगर बात करें तो स्वाइन में ये प्रोटेक्ट करता है पोलिस्पर्मी। पोलिस्पर्मी ये होती है कि एक oocyte है लेकिन काफ़ी सारे स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करें। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन मेजर बैरियर है स्पर्म्स के लिए, ये एक्सेसिव स्पर्म्स को रीच नहीं होने देता एम्ब्यूला। सो इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट पोलिस्पर्मी इन द स्वाइन।